जय हिंद। चलिए, हम लोग बिहार इतिहास को देख रहे थे और बिहार इतिहास में मगध के बारे में समझ रहे थे। हम लोग मगध में कौन सा वंश देख रहे थे जी? मौर्य वंश ना। कौन सा राजा बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य तक ही बताए थे। सम्राट अशोक के बारे में बता दिए थे हम लोग को। देखिए, बिहार हिस्ट्री समझ में आ रहा है? बिहार हिस्ट्री जी हाँ, तो जोग्राफिया तुम पढ़ ही गए थे तो समझ में आएगा। शुरू से क्लास देखोगे तब समझ में आता है, ठीक है? हाँ, जो नहीं हुआ ज्योग्राफी उसमें अपलोड है, आप देख सकते हैं लोग। तो उसमें भी नहीं आ रहा था समझ में। देखिए, तो हम लोग कौन सा वंश देखे थे? मौर्य वंश ना। मौर्य वंश, मौर्य वंश ही है जो मगध का बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा, क्षेत्र को बढ़ाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन कर रहा होगा? अशोक, सम्राट अशोक कर रहा होगा। तो मौर्य वंश का देखा जाए तो सबसे पहला संस्थापक कौन था बताएं आप लोग? इनकी संस्थापक की हम लोग बात करें, संस्थापक यानी इसकी स्थापना करने वाला या बनाने वाला, शुरुआत करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य अपने से कर लिया था? इसके पीछे किसका हाथ था? चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसको बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या अध्यक्ष या सलाहकार। अगला देखा जाए, इसी मौर्य वंश का जो पहला शासक आया, कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा अपनी राजधानी कहाँ बना रहा है ये लोग जी? पाटलिपुत्र चलेगा ना? क्या बताए थे? राजगृह। अच्छा, ये लोग चेंज कर दिया ना, राजगृह। देखो यहाँ पर अगला, इसके बाद जो शासक आया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, इसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो कौन से धर्म को मानने वाला था? कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म। ये किस धर्म को? आजीवक संप्रदाय। क्या होता है आजीवक संप्रदाय? संप्रदाय पृथ्वी पे कोई भी घटित घटना पहले से प्लान है, इसको मानने वाले को ही आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तीसरा, बिंदुसार का बेटा दो था, एक सुसीम और अशोक। तो सुसीम को मार दिया था अशोक। सुसीम के साथ ही साथ और अपने 99 भाइयों को भी मारा हुआ था। ये अशोक 269 BC में राजा बना हुआ था, है ना? और ये 273 ईस्वी में मर गया था। देखा जाए तो इसमें इसकी डेथ हो गई थी, ये इस समय मारा गया था। इसने बहुत अच्छा काम किया। अशोक ने क्या क्या काम किया था मैंने कल बताया था, जिससे सवाल बार बार आएंगे। अशोक का कुल कितने अभिलेख मिलते हैं? कुल अभिलेख पूछा जाए चौदह अभिलेख है। क्या बिहार में एक भी मिला? बिहार में एक भी अभिलेख नहीं था।
बिहार में एक भी अभिलेख अगला देखा जाए, इनका जो कार्य था, 7 स्तंभ लेख बनवाए थे। 7 क्या बनवाए हैं? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब खड़ा दीवार पे जो होता है ना, स्तंभ का मतलब ऐसे खड़ा दीवार, उस पर लेख लिखवा देना, स्तंभ लेख। तो कितने? 7। इस 7 में से 3 बिहार में मिला था। 3 कहाँ मिला? बिहार में। और 3 में से 2 एक ही जिला में मिला और एक अलग जिला में मिला हुआ था। तो हम पहला देखें, रामपुरवा। रामपुरवा स्तंभ लेख। दूसरा देखा जाए तो लोरिया अरेराज बोल देना है, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ नाम देख रहे हो, एकदम खतरनाक है। तो एक रामपुरवा लेख हो जाएगा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़। तो रामपुरवा अभिलेख और लोरिया नंदनगढ़, ये दोनों आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। और बाकी जो लोरिया अरेराज लेख है, ये आपको कहाँ मिलता है? पूर्वी चंपारण। ये ध्यान में आपको रखना है, जगह का नाम कई बार पूछा जाएगा। तो 7 स्तंभ लेख में से 3 कहाँ मिला था? बिहार में। और देखा जाए, इसी अशोक ने गुफा बनवाया था। तो अशोक ने गुफा बनवाया, 4 गुफा। कहाँ बनवाया? बराबर की, बताओ बराबर की पहाड़ी कहाँ है? मुख्य रूप से कहाँ है? बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा ना। तो कौन कौन सा 4 गुफा था जी? देखो, पहला कहेंगे करण चौपर, विश्व झोपड़ी, उसके बाद हो जाएगा लोमस ऋषि ना, सुदामा गुफा। ये चारों किसके लिए बनवाया गया जी? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इन्हीं के एक पुत्र है जिनका नाम है दशरथ। इनके जो पुत्र होंगे, पुत्र यानी पोता, पुत्र यानी पोता। तो इनके जो पुत्र थे, जिनका नाम था दशरथ, ये बना रहे हैं 3 गुफा नागार्जुन की पहाड़ी पे। कहाँ पर? ये जहानाबाद में दोनों पहाड़ी देखने को मिलेगा। कहाँ पर? नागार्जुन की पहाड़ी। यहाँ पर 3 गुफा देखने को मिला था। यहाँ पर नागार्जुन में 3 गुफा। पहला बोलोगे गोपिका, दूसरा बोलेंगे वापियान, तीसरा बोल सकते विदेथिका। हम लोगों ने कल यहाँ तक देखा हुआ था, है ना? इतना बताया था आप लोगों को।
इसके बाद होगा क्या, कलिंग युद्ध भी किया। अशोक ने कौन सा युद्ध किया जी, अशोक कलिंग युद्ध कर रहे हैं। कब कर रहा है, अपने राजा बनने के 8वां वर्ष के बाद ना। इसका साक्ष्य जो मिला हम लोगों को, कौन से अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा, कितने लोगों को मारा, कौन सा धर्म को अपनाया, लौटने के बाद कौन सा धर्म को अपना रहा है, बौद्ध धर्म। कौन शिक्षा दिया, उपगुप्त। कौन शिक्षा देगा, उपगुप्त। हुआ क्या, समझने का प्रयास करना। इतना होने के बाद आगे इसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये ना काफ़ी बौद्ध धर्म को प्रचार कर रहा था। मैंने बताया था अपने यहाँ तो साम्राज्य में करेगा ही करेगा, विदेशों में भी जाके क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, जा रहा है। और पीपल का वृक्ष लेके जा रहा था। जो बौद्धिस्ट मंदिर है वहाँ पीपल का वृक्ष है, जो छोटा छोटा लेके जहाँ जा रहा था वहाँ लेके जा रहा था। अपने पुत्र को मैं बताया था, महेंद्र और संघमित्रा वगैरह को, उनकी जो पुत्री थी, श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। जाइए अभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। हालांकि वहाँ बौद्धिस्ट मंदिर के पास जो पेड़ है ना, आप पीपल का आज भी जाओगे तो देखोगे वो पेड़ दिखेगा, वो उस समय का पेड़ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, जब महात्मा बुद्ध जी ज्ञान की प्राप्ति, नहीं, लगभग 4 बार उसको काटा गया। 5वां जनरेशन का वो पेड़ है। 5वां जनरेशन का मतलब एक बार किसी ने कटवाया, दूसरा बार किसी ने कटवाया, तीसरा बार ख़त्म हुआ, चौथा बार, 5वें जनरेशन में वो चल रहा। आज भी जाओगे तो वहाँ पर बौद्धिस्ट लोग बैठ के वहीं पर शिक्षा भिक्षा करते हैं, पूरा शांति माहौल से, झुक के, हालांकि लेट के भी होता है, जैसे उनकी अपनी है वैसे लोग करते हैं। हम लोग गए थे तो वहाँ बैठे थे 5-10 मिनट तक, मतलब वहाँ लोग पूरा बैठे इकट्ठा करके, तो अपने से जो नहीं होता है, पूरे शांति में होके और यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं लगाना है वहाँ पर, पूरा एकदम शांति में लोग कर रहा था। तो ऐसे लोगों की थी परंपरा, या फिर कह सकते हो तरीका, जो अपनी मोक्ष वगैरह के लिए ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे होते हैं। इसको इरेज किया जाए, ये सब तो लिखा हुआ आप लोग कॉपी में। अगला शासक जो अंतिम शासक होगा, इसके बाद जो आएगा बृहद्रथ करके आएगा नाम, एक राजा होगा। आपने बृहद्रथ एक पहले राजा देख चुका है, एक आएगा बृहद्रथ। कौन आएगा, बृहद्रथ। तो यहाँ से ये पता चला कि सम्राट अशोक मगध का हमेशा विस्तार ही किया है, इसके समय मगध कम नहीं हुआ। अब इसके बाद जितने शासक आएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साम्राज्य का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे कुछ इस प्रकार से हमने बनाया, ऐसे। तो सबसे पहले आपने वंश जो देखा हुआ था मगध के बारे में, ये मगध के बारे में देखा जाए, मगध महाजनपद के बारे में, तो सबसे पहला जो वंश आपको दिखा वो कौन सा, हर्यंक वंश। कौन सा वंश दिखा, हर्यंक वंश के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ा तो कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया, और थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो शुंग वंश, सॉरी शिशुनाग वंश को ही तो बोलते हैं, हाँ शिशुनाग वंश। उसके बाद जो आया होगा नंद वंश, नंद वंश। ऊपर आपने देखा कौन सा, मौर्य वंश। तो ये ग्राफ कुछ हुआ ऐसे, यहां ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब मगध की शुरुआती हुई तो धीरे धीरे विस्तार हुआ, थोड़ा विस्तार हुआ,
शिशुनाग आया वंश, उसमें कुछ राजा आए, वो लोग विस्तार किए। कालाशोक आया, है ना, बताए ना। और नंदी वर्मन आया, नंदवंद में आया, महापद्म नंद आया, घनानंद आया, विस्तार किया। जब मौर्य वंश आया तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने और भी काफी विस्तार किया, एकदम ऊपर लेके आया पिक पे। अब देखो पूरा कहाँ पे लेके आया। अब इसके बाद जैसे क्या होगा, यहाँ पर अशोक मारा जाएगा, अशोक की मृत्यु होगी, उसके बाद जो शासक आएंगे फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे। फिर जब यहाँ गुप्योत्तर वंश आएगा तब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आक्रमण होना स्टार्ट हो जाएगा मुस्लिमों का। अब फिर कौन सा वंश, कौन सा आ जाएगा, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत। कौन सा आ जाएगा, दिल्ली। फिर आगे बढ़ोगे वैसे फिर आ जाएगा मॉडर्न में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे बढ़ रहा था लोग, अब नीचे की ओर घटेगा, और नीचे की ओर घटने वाले को ही मौर्योत्तर काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले को पूरा बोलेंगे मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो वंश आएगा शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। शुंग वंश आएगा, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद अगला जो वंश आएगा कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद जो आएगा कुषाण या कुषाण वंश भी बोल सकते हो। अब यहां से फिर गुप्योत्तर काल चलेगा, पिक पे पूरा गुप्योत्तर आएगा। कनिष्क नाम आ रहा है, चौथे बौद्ध संगीति आपका कनिष्क जो था आएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर आक्रमण स्टार्ट, फिर आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका चलते गया। पहले साम्राज्य का विस्तार हुआ, फिर तो घट रहा है, इसका मतलब यहाँ का शासक क्या होगा, योग्य हो गया होगा कि कमजोर होगा, कमजोर होगा। तो आइए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश देखेंगे अब, शुंग वंश को देखें। इरेज किया जाए, इसको बना लो ना थोड़ा सा, फिर से आगे ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, फिर बना लेना आप लोग। इसी मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था बृहद्रथ, क्या नाम था, और उसी बृहद्रथ को मार देता है पुष्यमित्र शुंग। आगे बताते हैं। हो गया, देखिए इसका अंतिम शासक जो होगा जिसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ये बृहद्रथ जो है इसकी हत्या कर देता है। इसका हत्या कौन कर रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और यही पुष्यमित्र शुंग एक नया वंश की स्थापना करेगा। कौन सा, शुंग वंश का। कौन सा वंश की स्थापना करेगा, एक नई वंश आएगा जो कि शुंग वंश आएगा। और यही जो शुंग वंश है, कौन सा काल स्टार्ट हो रहा है, गुप्योत्तर काल। कौन सा काल हो जाएगा, सॉरी गुप्योत्तर, मौर्योत्तर काल। कौन सा हो जाएगा, अब जो तीनों आएगा ना वंश वो मौर्योत्तर काल में चला जाएगा। मतलब मौर्य वंश के बाद जितने भी अब शासक आ रहे हैं जो कमजोर है उसी को बोलते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो मैं इसको लिख देता हूं, या मौर्योत्तर वंश भी लिख देना, ये सही है, मौर्योत्तर वंश आएगा। यही मौर्योत्तर वंश के बाद सबसे पहला वंश कौन सा आया, शुंग वंश। कौन सा वंश आ रहा है, ये शुंग वंश जो है
इसके संस्थापक देखा जाए, ये कब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना, डेट उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। 185 BC। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए? 185 ईसा पूर्व। कहाँ से स्टार्ट किया था? 25 लाख ईसा पूर्व से। तो एवरेज धीरे धीरे देख रहे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और काफ़ी लंबा लंबा छलांग मार रहे हैं। आगे जाओगे तो एक एक वर्ष देखोगे, महीना देखोगे कि नहीं इस तारीख को क्या हो रहा है, इस मंथ को क्या हो रहा है कि नहीं। इसमें तो आप देख रहे हो प्राचीन, तो आगे बढ़ते जाओगे। सुंग वंश का संस्थापक बोला जाए तो कौन होगा? संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। भाई यही स्थापना किया। मारा किसको? बृहद्रथ को। मारने के बाद इसकी स्थापना किया। आगे ये भी समझने का प्रयास करिएगा कि जो भी मौर्योत्तर वंश आएगा, यानी सुंग वंश, कर्ण वंश या कुषाण आएगा, इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? रीजन क्या है कि ये सभी जितने शासक आएंगे, जितने राजा आएंगे, ये ब्राह्मणों के आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, ब्राह्मणवाद पे काम करेंगे। मतलब जो ब्राह्मण जाति का नियम था, जो कल्चर था, उसी को क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करने का एक चीजें चलेगी। जैसे आपको बताया गया था कि जब आर्य लोग आए, उनकी भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किए तो कई सारे लोग सीखे, वहाँ से लोग जाति बनने के बाद क्या हुआ? जब मौर्योत्तर वंश में आओगे तो सुंग वंश में ही क्या होगा? ब्राह्मणवाद कहा जाता है, ब्राह्मण वंश कहते हैं। इस समय ज़्यादातर जो बातें होगी, ब्राह्मणों की बातें होगी। ब्राह्मण को अपने आप को विस्तार कर रहा होगा, अपने चीज़ों को फैला रहा होगा, कल्चर को फैला रहा होगा, और यही समय है जिसमें और जो इसके खिलाफ धर्म होंगे या फिर दूसरे जो धर्म होंगे, चाहे बौद्ध और जैन, दो ही धर्म चल रहे हैं। बाद में मुस्लिम आक्रमण आएगा, बाद में सिख वगैरह आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी के दौरान जो ब्राह्मण जो है, अब क्या करेंगे? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या करेंगे? उनको तड़पाया जाएगा, मारा जाएगा। यही कारण है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जनसंख्या में कमी आई। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको कौन सा और भी क्या कह सकते हैं वंश जी? क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। ये किस पे काम करेंगे? ब्राह्मणों के आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी ऑफ ब्राह्मण। आइडियोलॉजी का मतलब क्या था? उन्हीं के तौर तरीके को अपनाना है। तो ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणवाद को ला रहे हैं, ब्राह्मणवाद को लागू करते हैं, ब्राह्मणवाद पे कार्य करते हैं। ब्राह्मणवाद पे कार्य करते हैं। और जब ब्राह्मणवाद पे काम कर रहा है तो ब्राह्मणों के द्वारा कहा जा रहा है उस समय, ध्यान से सुनना है भाई, अब जो भी वंश आएगा वो ब्राह्मणवाद चल रहा है। आइडियोलॉजी किसका है? ब्राह्मण का। अपना चीजें लाएगा, अपना चीजें बताएगा। उन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कोई भी शासक या कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हो तो उस विस्तार के दौरान आपको अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ेगा। चाहे कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, आपको अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो आप अश्वमेध यज्ञ करवाइए। क्या करवाइए? ब्राह्मण क्या कह रहा है? अश्वमेध यज्ञ करवाइए। अब समझते ही अश्वमेध यज्ञ क्या है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता था? कोई राजा को अपनी साम्राज्य का विस्तार करना है तो ये करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अपने घोड़े को, जो इनके घोड़े हैं, क्या बोलेंगे? जो इनके घोड़े हैं उस घोड़े को छोड़ दो, अपने घोड़ा को क्या कर दो? छोड़ दो, और वो घोड़ा जहां तक जाएगा उतना साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। अगर कोई दूसरा राजा चाहता है कि हमारा साम्राज्य को कोई ना ले तो उस घोड़ा को रोकने के लिए पहले उस राजा से लड़ना पड़ेगा। अब नहीं समझ में आया? जैसे ए नामक एक व्यक्ति है ना, ए नामक व्यक्ति जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, अपने घोड़ा को छोड़ दिया।
अब ये घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक साम्राज्य उसका हो। अगर किसी दूसरे साम्राज्य में घोड़ा जा रहा है, उसको पता चल रहा है कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो उसको इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस राजा से, उस शासक से लड़ना पड़ेगा। आप पहले उस शासक को हराइएगा तब जाके इस घोड़ा को रोक सकते हैं। ये नियम होता था जिसको क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो ये ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया है। आप अपने ये शासक मतलब अपने ये वंश को विस्तार करना चाह रहे हो, अपने चीजों को विस्तार करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ेगा। और इसने 2 बार करवाया। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार करवा रहा है, अश्वमेध यज्ञ कितने बार करवाया है, 2 बार करवाया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो उस समय पूजा पाठ होती थी। क्या होता था उस समय, पूजा पाठ। तो भाई जब पूजा होगा, जब बैठकें होंगी, तो उस समय पंडित जी की जरूरत होगी, जिसको पुरोहित बोलते हैं। तो जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उस समय पुरोहित जो थे पतंजलि थे। नाम याद रखना, पतंजलि। आज पतंजलि का बड़ा सामान मिलता है जी, रामदेव बाबा जी, है ना, पतंजलि। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो अश्वमेध यज्ञ कितने बार हुआ, 2 बार। इसके पुरोहित कौन बनाए गए, पतंजलि को। किसको बनाया गया, पतंजलि को। आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए यही जो पुष्यमित्र शुंग था, इन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्र। इनका एक बेटा है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनका एक बेटा है, इन्हीं का क्या है, एक बेटा है जिनका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र। तो ये अपने बेटा अग्निमित्र को अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजते हैं। आपको पता है ना, ये सब मगध में काम हो रही है। अब ध्यान देना, ये मगध में काम हो रही है। तो मगध कहाँ, बिहार, राजगीर। तो दक्षिण आएगा तो नीचे आएगा, अरे नीचे आएगा ना। तो इस अग्निमित्र को कहाँ भेज रहे हैं, दक्षिण भारत में भेज रहे हैं, जाओ साम्राज्य को विस्तार करके आओ। तो गया था ये कहाँ पर, तो ये गया मध्य प्रदेश में। कहाँ गया, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है विदिशा। क्या नाम है, एक हम इससे पहले बताए विदेह, हाँ वो अलग था। एक वज्जी वो बताया उज्जैन, अवंती, वो अलग। विदिशा एक नाम है। क्या जगह का नाम है, विदिशा। और यहाँ विदिशा गया और यहाँ पर जो भी छोटे मोटे शासक थे उसको हराया और उसको जाके जीत कर किसमें मिला ले रहा है, मगध में। किसमें मिला गया, तो ये अग्निमित्र कहाँ गया, विदिशा गया। और विदिशा जाने के बाद क्या किया, यहाँ पर जो भी शासक था उसको हरा के और उस क्षेत्र को कहाँ मिला दिया, मगध में। कहाँ मिला दिया है, मगध में। मगध में मिलाने के बाद अब ये जो पुष्यमित्र शुंग था अपनी राजधानी 2 बनाया। एक तो राजगृह और दूसरा कहाँ बनाएगा, विदिशा। कहाँ बनाएगा, इसको यहाँ तक हो गया, इरेज किया जाए। देखो ये अपनी राजधानी में यहीं पर लिख देता हूँ, समझना। आप लोग ना, आपके कॉपी में जगह होगा तो आप अलग टाइप के वैसे बनाइएगा। तो इसने अपनी 2 राजधानी बनाया। कौन सा बनाया, एक राजगृह और दूसरा विदिशा। विदिशा बनाया। तो अपनी राजधानी कितना बना रहा है, 2 राजधानी बनाया। एक राजगृह बनाया और एक विदिशा बना रहा है। जब ये 2 राजधानी बना के चल रहा है, देखिए 2 राजधानी बना के, राजगृह ना करके पाटलिपुत्र होगा, मे बी पाटलिपुत्र कर लेना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ऐसा करके चलना। तो 2 राजधानी बनाया, एक पाटलिपुत्र बना रहा है, एक विदिशा बना रहा है। पाटलिपुत्र और एक विदिशा। तो अपने खुद देख रहा है, साम्राज्य को जो देख रहा था
वो पाटलिपुत्र में रह के देख रहा है, पुष्यमित्र शुंग यहाँ रहा, पुष्यमित्र शुंग यहाँ था, और अपने बेटा को कहाँ भेज दिया साम्राज्य को देखने के लिए? विदिशा। कहाँ भेज दिया? अग्निमित्र। अब देखो आगे की कहानी क्या होता है। तो जब अग्निमित्र गया विदिशा, तो वहां पर एक दार्शनिक थे, एक जो नर्तकी बोला जाता है, डांसर। इस विदिशा में, इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। इस विदिशा में एक नर्तकी थी, डांसर जो नाच गाना नहीं करते हैं लोग, डांसर थे, जिनका नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका नाम था। तो विदिशा में एक नर्तकी, एक डांसर थी जिसका नाम था मालविका, और वो जाता था नाच गाना देखने के लिए। कौन? अग्निमित्र। देख के मालविका को पसंद किया और विवाह कर लिया। अग्निमित्र, ये जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र जो है मालविका को पसंद करने लगा, और बाद में कुछ समय के बाद क्या कर लिया लोग? आपस में विवाह कर लिया। विवाह किया। और इन्हीं लोग की प्रेम कहानी के बारे में कालिदास है, नाम सुने होंगे, सुने हो? एक कालिदास है, कालिदास ने इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में किताब भी लिख दिया, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम एक बुक है, किताब है ये। देखिए हुआ क्या, जब अग्निमित्र को कहाँ बता दिया गया, जाओ वहां पर देखना, विदिशा में, मध्य प्रदेश में, तो वहां पे एक नर्तकी थी, देखा, पसंद किया, प्रेम कहानी स्टार्ट हुआ भाई। और जब प्रेम कहानी स्टार्ट हो रहा है तो क्या कर रहा है? विवाह किया। विवाह करने के बाद एक कालिदास व्यक्ति थे, उस समय उनकी कहानी के बारे में लिख रहे हैं, जिसका किताब का नाम है मालविका अग्नि, क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम हुआ। अब आगे की ओर बढ़ा जाए तो जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, आगे जाओगे तो किसकी मृत्यु हो जाएगी? पुष्यमित्र शुंग। तो अब शासक कौन रहेगा? इसको इरेज किया जाए। देखो अब शासक कौन बनेगा मगध का? कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र देखेगा। पुष्यमित्र शुंग। दूसरा अब आएगा, ये जब मर जाएगा तो कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र। जब अग्निमित्र क्या हुआ, अपने साम्राज्य का विस्तार कर ही रहा था, करने के दौरान इनकी भी डेथ हो गई, तो अगली आएगा देवभूति। देवभूति, और इस देवभूति को मार देगा वसुदेव। कौन मार देगा? हत्या करेगा वसुदेव। वसुदेव। और ये वसुदेव मार देगा और एक नया वंश की स्थापना करेगा, कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण वंश। अब देखो यहां पर हुआ क्या कि पुष्यमित्र शुंग आइडियोलॉजी अब चल रहा था ब्राह्मण। क्या कर रहा है? आइडियोलॉजी
ऑफ ब्राह्मण, आइडियोलॉजी ऑफ ब्राह्मण। तो जब आइडियोलॉजी चल रहा था तो इसी समय एक किताब का भी रचना किया गया जो ब्राह्मणों ने किया, एक किताब बनाया, उसका नाम है मनुस्मृति। नाम सुने हो? मनुस्मृति। और इसको लिखने वाला किताब कौन थे? तो मनु नामक एक विद्वान, मनु। और इसमें पूरा किसके बारे में दिया गया है? ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी, ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद के बारे में दिया गया, ब्राह्मणों के कल्चर के बारे में दिया गया। तो दो किताब यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला किताब जो कि अग्निमित्रम के बारे में लिखा गया, प्रेम कहानी है, कालिदास ने लिखा। क्या नाम रहा? क्या नाम बताया अभी? मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। दूसरा ये किताब ब्राह्मणवाद के द्वारा लिखा गया, ब्राह्मणवाद पूरा चीजें इसमें थी, मनुस्मृति, जो कि मनु के द्वारा लिखा गया। अब जब देवभूति का हत्या कर दिया कौन? वसुदेव। कौन कर दिया? वसुदेव। अच्छा, इसी समय देखना, पहले इसको समझो। इसी शुंग वंश के समय क्या कहा जा रहा है? ब्राह्मणवाद जो चल रहा है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों धर्म का, ब्राह्मण धर्म का विस्तार किया जा रहा था। ब्राह्मण धर्म का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे धर्म है उस पर जुल्म किया जा रहा है, इनके द्वारा दूसरे धर्म पर जुल्म किया जा रहा है। तो कौन दूसरा धर्म हो सकता है? कौन उस समय धर्म चल रहा था? जैन और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या कर रहा है? लोग इस पे जुल्म कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तड़पा रहा है लोगों को, और इसी कारण से इन लोगों की जनसंख्या घटी। एक घटित घटना देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के बौद्ध गया में ही 4000 भिक्षुओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं को हत्या किया गया। किसके द्वारा? बताया गया, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। कितने हजार? 4000 बौद्ध भिक्षुओं को हत्या किया। साथ ही साथ बौद्ध जो धर्म के लोग थे, जो मंदिर बनाए, आस्था था, स्मारकें थे, उसको तोड़ा गया। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो मंदिरों को कहते हैं उसको चैत्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चैत्य क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में जो बौद्धिस्ट मंदिर होती है उसको क्या बोलते हैं? चैत्य। क्या बोलते हैं उसको? चैत्य बोलते हैं। तो उस समय के लोग जो थे, ब्राह्मणवाद के जो लोग थे, तो उस समय क्या कर रहे हैं? चैत्य को तोड़ रहे हैं, जो उनकी आस्था है उसको तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिसके कारण काफी सारे बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म में परिवर्तन कर लिए। क्या कर लिए? धर्म परिवर्तन किए। बौद्ध धर्म से कहां पर कौन से धर्म में हो जा रहे हैं? ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म को अपना लिए। और काफी सारे ऐसे बौद्ध धर्म के लोग थे जो यहां से पलायन होने लगे, यहां से जाने लगे। रीजन, उन पे क्या किया जा रहा है? जुल्म किया जा रहा है। दूसरा कारण उसी तरह जैन धर्म पे भी किया जा रहा था।
देखिए कुछ और भी कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उतना विस्तार क्यों नहीं हुआ। पहला कारण तो ये देखने को मिला। दूसरा ये देखना, जैन धर्म का उतना ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म का हुआ। अब देख पा रहे हो रीजन, जैन धर्म में जो नियम था वो सख्त था। अब देखो जैन धर्म का जो नियम था बड़ा सख्त था, लोग अपना नहीं पा रहे थे। रीजन कि आप देखो सत्य वाला तो ठीक ही है, असत्य भी ठीक है, अस्थेयी बोलते हैं इसको, अस्थेयी भी ठीक है, अपरिग्रह भी ठीक है ना, अपरिग्रह भी कर सकता है। और क्या क्या बताए थे आप लोग को, सत्य, अस्थेयी, अपरिग्रह, हाँ है तो सत्य ठीक है, अस्थेयी ठीक है, अपरिग्रह हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, अहिंसा हो गया। अहिंसा, एक अहिंसा बताए थे, अहिंसा, एक ब्राह्मण बताए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां समझो पहले इनके जो 5 नियम थे इसमें कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं। इनकी भाषा जो थी ना प्राकृत भाषा था। जैन धर्म का कौन सा भाषा है, प्राकृत। बड़ा भाषा कठिन है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब लोग इसको कर सकता है। तो पहला भाषा बड़ा खतरनाक, सबसे होगा नहीं। दूसरा इन लोग कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि, ये और खतरनाक, संलेखना विधि मतलब भूख से अपने आप को तड़पा के मार दो। अब देखो इनकी भाषा इतनी कठिन और इनकी नियम मोक्ष के लिए इतना कठिन था, यही कारण था कि लोग जैन धर्म में परिवर्तन नहीं हो रहे थे, जो थे भी और धीरे धीरे कम होते गए। रीजन इनके नियम क्या है, बहुत कठोर है। आप बौद्ध धर्म में जाओगे, इनकी भाषा बड़ा आसान है, पाली, नाम सुने हो, एक पाली भाषा होता है। तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सा है, पाली। तो इन्होंने देखा कि नियम को उतना कठिन भी नहीं बनाया और उतना आसान भी नहीं बनाया, दोनों के बीच में रखा, और यही कारण हुआ कि जैन धर्म से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब बौद्ध धर्म की जनसंख्या बढ़ते गई। बात क्लियर हुआ। दूसरा एक तरफ से रीजन देखा जाए कि क्यों बौद्ध धर्म की जनसंख्या अपने भारत में कम रहा, रीजन इतिहास में ये बताया गया है कि जब ये शुंग वंश चल रहा था, उस समय आइडियोलॉजी और ब्राह्मण चल रही थी, उस समय आपको बौद्ध धर्म को बहुत गया तड़पाया गया था, मारा गया था। इसी कारण क्या होता है, बौद्ध धर्म के लोग यहाँ से पलायन होना स्टार्ट किए थे, अलग अलग देश में भागे थे। बाकी मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि कैसे अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, यहाँ पर विस्तार हो रहा है। मेन कारण सम्राट अशोक थे। मेन कारण कौन है, सम्राट अशोक। वो नहीं होते तो नहीं जाता। यही रीजन है कि अपने भारत में बौद्ध धर्म की कमी और अलग देश में बौद्ध धर्म की क्या है, ज़्यादा। चीन में ज़्यादा है, कंबोडिया में ज़्यादा है। तो जैन और बौद्ध धर्म का स्थापना कहाँ हो रहा है, अपना बिहार में। कहाँ हो रहा है, बिहार में, दोनों। और आप लोग जरूर इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि जिस धर्म का स्थापना जिस जगह पे होता है वहाँ पर उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। लेकिन बौद्ध धर्म का रीजन आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक हुआ, आगे बढ़े। देखो अब किसको मार दिया गया था, अंतिम शासक जो देव होती है उसको मार दिया किसने, वसुदेव ने। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। और यही वसुदेव क्या कर रहा है, एक नया वंश की स्थापना करेगा। उस वंश का जो नाम है, एक नया वंश की स्थापना करेगा, उस वंश का नाम है कर्ण वंश। क्या नाम होगा, उस वंश को बोलते हैं कर्ण वंश। देखा जाए मौर्योत्तर काल में ही हम लोग चल रहे हैं, क्या मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर वंश में आपने देखा अभी शुंग वंश। दूसरा अब कौन सा वंश आएगा, कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक देखा जाए तो वसुदेव।
लगभग कहा जाए 75 BC, है ना। इस समय चल रहा, आगे बढ़ रहा है वसुदेव। इसी कर्ण वंश के समय मगध का विस्तार ना होके अब धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ेगा, कम हो जाएगा। तो अब पूरा जो मगध आपका अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, आपको याद है कि अच्छा एक चीज़ें हमने छोड़ दिया है क्या, वहाँ तक बताया था सेल्यूकस निकेटर के बारे में कहानी। सेल्यूकस निकेटर, अरे जो चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर मरा 330 BC, याद आ रहा है, सिकंदर मरा, घनानंद मरा, ये सिकंदर मरा हुआ था, घनानंद मरा। घनानंद कब मरा, 322 BC, उसे मरा 322 BC। तो सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस, मैंने लिखवाया था मैं भी, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और यही सेल्यूकस निकेटर भारत आया था आक्रमण के लिए, जो सिकंदर नहीं कर पाया था, ये करने का प्रयास कर रहा था। ये समय था 305 BC का। उस समय से चंद्रगुप्त मौर्य अपना मौर्य वंश को लेके बड़ा विस्तार कर चुका हुआ था, सेना मजबूत कर चुका हुआ था। बट जब इस युद्ध में आया हुआ था तो ये युद्ध को हारा हुआ था। जब हारने के कगार पे आ गया था तो अपनी अपनी बेटी की विवाह का प्रस्ताव रखा। अपनी बेटी का विवाह का क्या रख रहा है, प्रस्ताव। मतलब देखो आया था युद्ध करने, और जब युद्ध हारने लगा तो क्या कह रहा है कि सरदार आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। कह रहा है कि हम तो आप ही के जैसे योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे। मतलब देखो हार रहा था, कह रहा है क्या, हम आपके जैसे योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे, विवाह भी किया हुआ था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करा दिया था, तो कहा कि एक शर्त है, मैं विवाह तभी करूंगा जब आप अफगानिस्तान, ये लोग अफगानिस्तान के रहने, अफगानिस्तान के 4 शहर दोगे। अफगानिस्तान में इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था। कह रहा है कि अफगानिस्तान को मुझे 4 शहर आपको दहेज में देना पड़ेगा। कौन कौन सा था, तो एक काबुल, क्या बोलेंगे, काबुल, गंधार, काबुल हो गया, गंधार हो गया, हेरात हो गया, काबुल हो गया, गंधार हो गया, हेरात हो गया, मकरान, ध्यान देना। तो कहा ये 4 शहर हमें गिफ्ट में चाहिए, दहेज में। तो दिया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य इस सेल्यूकस निकेटर को मारा नहीं, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। क्या दिया, क्योंकि अपने पास जो युद्ध के लिए थे सबसे ज्यादा क्या थे, हाथी, और लोग के पास नहीं थे। तो बदले में कितना दिया, हाथी 500। और ये विवाह संपन्न हुआ, जिस कारण से जो दुश्मन की यहाँ पर चीजें चल रही थी अब एक रिश्ता में बदल गया। तो यहाँ से एक युद्ध का चीजें छूट गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मगध का साम्राज्य का विस्तार है, जब 4 शहर को लिया तो क्या अफगानिस्तान तक फैला या नहीं फैला। जब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था तो इस कर्ण वंश के समय अब धीरे धीरे इस मगध का विस्तार के जगह के धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। आपका अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया। अफगानिस्तान के बाद अभी मध्य प्रदेश में जो विदिशा था, अभी मिलाया था ना, वो भी स्वतंत्र हो गया। बस आपका क्या बच रहा है, तो जो आपका जो क्षेत्र राजगिरी बचा हुआ है वो क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो इसके समय एक मगध का छोटा सा जगह क्या बच रहा है, राजगृह, छोटा सा जगह आपका बच रहा है, उतना में ही ये लोग चलेगा भी। क्योंकि जो सम्राट अशोक विस्तार करके गया, उससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य करके गया, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अब गुप्त वंश आएगा ना, गुप्तोत्तर कनिष्क, फिर बढ़ाएगा, और फिर जब मुस्लिम आक्रमण आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे इतिहास में चलता गया। अब ये कर्ण वंश के समय जो वसुदेव थे, इसी के समय ब्राह्मणवाद चल रहा है, इसको भी ब्राह्मण कहते हैं वंश। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछेगा ब्राह्मण वंश किसे कहते हैं।
इस कर्ण वंश के समय ब्राह्मण वंश, इसको भी कह रहे रीजन कि ब्राह्मणों के आइडियोलॉजी पे ही काम कर रहा है। इसके किस पे काम कर रहा है? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण की आइडियोलॉजी, ब्राह्मणों के विचारधारा, जो कह रहे वैसा ही चल रहा है, ऐसा कर रहा है लोग। तो आप देखिएगा इसके अंदर ब्राह्मणों का विचारधारा चल रहा है। तो ब्राह्मण मतलब देखो कई सारे इसके धर्म होते हैं, आप लोग को पता है कि नहीं? आज वर्तमान में देखोगे ब्राह्मण, देखो इतिहास से आज से रिलेट नहीं किया जाता है। इतिहास एक घटित घटना है जिससे सीखा जाता है। अब ऐसा ना को ऐसे लोग ऐसे किए हुए थे तो आज उससे थोड़ा सा खफा हो जाए, ऐसा किया तो ये भी आज नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतिहास से लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, ना कि उसके विरोध होते हैं। इतिहास ऐसा है, चीज़ों को सीखा जाता है। अब ऐसा माइंड में ऐसे ना बना ले, लोग कई बार बना लेता है इतिहास, अरे ऐसा लोग इतिहास में किया हुआ है, आज तो वही लोग हैं। बिल्कुल नहीं, वो लोग नहीं, वो वंशज थे, वो खत्म हो गए। आज उनकी विचारधारा ऐसे, कई बार इंसान ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा हो जाए ना, जातिगत हो जाता है, विवाद में फैल जाता है, फंस जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको इतिहास से सीखना है। क्या करना है? सीखना है। समझ में ना? आज की चीज़ें अलग है, इतिहास में चीज़ें अलग थी, जो घटना हो रहा था वो चीज़ें अलग थी। आइए समझते हैं। तो वर्तमान में जो ब्राह्मण के धर्म देखोगे कई सारा है। जैसे ना वेद जो है, वेद जानते हो? तो दो वेदों को जानता है, जो दो वेद को जानता है उसको द्विवेदी बोलते हैं, द्विवेदी। पता है आप लोगों को? नहीं, जो तीन वेद को जानता है त्रिवेदी बोलते हैं। ये ब्राह्मणों की कैटेगरी है। जो चार वेद को जानता है, हाँ, चतुर्वेदी। आगे देखो, जो घरों में पूजा पाठ करवाते हैं, आपको देखना पंडित जी आते होंगे, कोई मतलब शुभ अवसर करवाना है, उपाध्याय लोग होते हैं। घरों में जो पूजा करवाते हैं उपाध्याय, सुने हो? उपाध्याय सुने या नहीं? उपाध्याय लोग, तो ये घरों में पूजा करवाते हैं। अगला देखोगे तो इसी में एक नाम सुने होंगे, जो और जगह थोड़े थोड़े चीज़ों में वो खुशी खुशी में पूजा वगैरह करवाते हैं। जैसे आपको याद होगा पाठक जी, पाठक, पाठक जो धर्म होता है, पाठक कैटेगरी ब्राह्मण। मिश्रा सुने हो? ब्राह्मण कैटेगरी है। त्रिपाठी सुने हो? हैं? तो इतने सारे लोग होते हैं ब्राह्मण में, जैसे नहीं होते हैं हिंदू में कई सारे कैटेगरी है, ये यादव में कई सारा कैटेगरी, ग्वाला है, अहीर है। आप सुने हो कि नहीं सुने हो? ऐसे कई सारे कैटेगरी होते हैं, वैसे इसमें भी है ना। तो ये कर्ण वंश के समय क्या हो रहा है? साम्राज्य का विस्तार ना होकर साम्राज्य क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब कम होगा तो बाहर से धीरे धीरे आक्रमणकारी भी आना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर बाहर से अब आक्रमण करना भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ का शासक क्या हो गया है? कमजोर। जब जब शासक कमजोर होगा, दूसरा लोग हावी होगा ही होगा। जब मजबूत होगा, ये दूसरे पे हावी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या? अब यहाँ पर देखा जाए होगा क्या? सबसे पहला यहाँ पर एक आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम है आंध्र सातवाहन। क्या नाम है? आंध्र सातवाहन। और ये लोग बर्बरता जाति के लोग था। सबसे पहला जो आक्रमण करेगा कर्ण वंश पे, ध्यान देना, कर्ण वंश पे सबसे पहला जो आक्रमण आएगा, आक्रमणकारी कौन आ रहा है? आंध्र सातवाहन। तो सबसे पहला आक्रमण कौन आ रहा है? आंध्र सातवाहन। कब आ रहा है? कौन से वंश का समय? कर्ण वंश के समय। क्यों आ रहा है? ये पीछे का कॉन्सेप्ट पता चला, कमजोर हो गया है शासक। जब आंध्र सातवाहन आ रहा है, ये एक बर्बरता जाति का लोग है। कैसे जाति के लोग है? बर्बरता, बर्बरता जाति। बर्बरता जाति का मतलब ये होता है बाबू, इसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई रिलीजन्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कोई जाति कोई धर्म को नहीं मानता है, कोई धर्म से संबंध नहीं है इसका।
संबंध नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जहां पर भी आक्रमण करने के लिए गया उसको सीधा बिना मोह दया का, बिना दयालु, कोई उसके अंदर इमोशंस नहीं है, काटना स्टार्ट करता है एकदम। हजारों के संख्या में घोड़ा लेके आता है, घोड़ा लेके आएगा और काटना मारना स्टार्ट कर देगा। मतलब किसी भी तरह का इसको मोह माया नहीं है और बड़ा खतरनाक होता था इस समय। और आया था तो पूरे मगध पे भी तो नहीं किया, जो राजगिरी क्षेत्र है थोड़ा बहुत क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया था। इसी के बाद जस्ट कुषाण का आक्रमण होता है। कौन आएगा? कुषाणों का आक्रमण होगा। यहां से इरेज किया जाए, देखिए जस्ट इसके बाद जब आंध्र सातवाहन आक्रमण किया उसी के तुरंत बाद यहीं पर आक्रमणकारी कौन आएगा? ये पहला था। दूसरे नंबर का जो आक्रमण होगा कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा होगा जी? कुषाणों के द्वारा। हालांकि ये जो कुषाण थे ये इनका पहले से वंश चल रहा था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये जो कुषाण थे इनका पहले से अपना साम्राज्य चल रहा था। पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, नाम सुने तो बताओ। यहीं पर ना बड़ा वो बाजार लगता है, ऐसा बंदूक वंदूक गोली बारूद एकदम जैसे हम लोग का बाजार लग रहा है सब्जी का, वो लोग को ऐसे ही लगता है। भरसक आतंकवादी नहीं हो जाता है, मतलब ऐसे लगा। हाँ मतलब जैसे आप लोग यहाँ बोल रहे हैं ना कि नासिक प्याज, हाई प्याज, हाउ प्याज, वो बोलता है ना कि बंदूक गोली, एकदम ऐसे बेचता है। यहाँ पर पेशावर एक जगह है पाकिस्तान में, और वहाँ पर एक जगह है पुरुषपुर। कौन सा जगह है? पुरुषपुर। पुरुषपुर एक जगह है जिसका नाम है पुरुषपुर। तो कुषाणों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाया था और उसका साम्राज्य वहाँ चल रहा था। एक राजधानी और बनाया था यहाँ पर मथुरा में। कहाँ है मथुरा? अरे यूपी, वृंदावन यूपी में है ना। तो कुषाणों ने अपने दो जगह राजधानी बनाया हुआ था। कहाँ कहाँ? पेशावर के पुरुषपुर में और दूसरा मथुरा में। जब यूपी तक आ गए थे तो बिहार तक पहुंचने में कोई देरी नहीं था। अब बिहार में जब घुसे तो बिहार के मगध पे अपना क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। तो कुषाणों ने ये थोड़ा सा किया था, इसको भी हटाया और पूरा अधिकार मगध पे किसने कर लिया? अब कुषाण ने मगध पर अधिकार किया। कुषाण देखो अब करता क्या है, जब कुषाण ने मगध पे अधिकार किया तो ये खुद से राजा नहीं बन रहा है मगध का। ये राजा खुद से किसी और को बना रहा है। कह रहा है कि मैं राजा नहीं रहूंगा, आप उस साम्राज्य को देखना। उसको बोलते हैं सामंत। जब कोई शासक एक क्षेत्र को जीत लेता है और खुद राजा ना बन के किसी और को बनाता है, उसको बोलते हैं सामंत। और सबसे पहला सामंत श्री गुप्त को बनाया गया। किसको बनाया गया? अब यहीं से गोप्योत्तर काल शुरू हो जाएगा। कौन सा आएंगे? श्री गुप्त। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इरेज किया जाए तो कुषाणों का सबसे पहला जो सामंत रखेगा, अब किसका अधिकार हो गया मगध पे? पहला कौन आया? तो ज्यादा वो नहीं रख कर पाया अधिकार, थोड़ा सा ही किया। लेकिन कुषाणों ने क्या किया? अधिकार अधिक कर लिया। कुषाणों का संस्थापक जो करने वाला था, एक नाम आएगा कुजुल कटफिसस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुषाण का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसस। देखिए अब कौन से वंश आ जाएंगे जी? कुषाण वंश। क्या कुषाण वंश ने अपना राजा, अपने शासक को मगध में रखा? नहीं, दूसरे को रखा। किसको रखा? दूसरे को रखा। तो अगला जो आएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश बोलते हैं। अगला वंश कौन सा आएगा? कुषाण वंश आ जाएगा। इस कुषाण वंश में संस्थापक देखोगे, संस्थापक आप देखोगे तो मैंने किसको बताया? कुजुल कटफिसस।
कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस अपनी राजधानी को दो जगह बनाया था। एक मैंने बताया पाकिस्तान के पुरुषपुर, जो कि पेशावर में है, ये पेशावर पाकिस्तान। एक राजधानी मथुरा में। कहाँ बनाया जी? मथुरा। कहाँ? जब इसको जीता, अब जीत गया कुजुल कड़फिसस, तो खुद से राजा नहीं रख रहा है मगध में, मगध को अधिकार कर लिया था। लिख लेना, मगध पर अधिकार किया, मगध पर अधिकार किया। करने के बाद एक सामंत राजा रखा। सामंत का मतलब समझ में आया आप लोग को ना? सामंत राजा। तो सामंत राजा जो प्रथम थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। अच्छा, कुषाणों का सबसे योग्य शासक जो माना जाता है कनिष्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? कनिष्क जो था यही कुषाणों का, वही कनिष्क जो आपने बौद्ध धर्म के चौथे संगीति को देखा, कुंडल वन में हुआ। अरे वो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, जो आपको पता है वसुमित्र अध्यक्ष बनाए गए थे, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाए गए थे। याद आ रहा है आप लोग को? कनिष्क, जिसको अशोक द्वितीय भी कहते हैं। तो इस कुषाण के जो प्रसिद्ध राजा पूछा जाए, इसका प्रसिद्ध राजा, इसका प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क। कौन है जी? प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क। तो जब श्रीगुप्त अब मगध का शासक बनेगा, श्रीगुप्त क्या बनेगा? मगध का शासक। तो क्या एक एक्चुअल में ये खुद से राजा बनने के योग्य था? ये तो कुषाण ने खुद से जीता और इसको बना दिया। तो पहला शासक आएगा और इसी को गोप्योत्तर काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अब स्टार्ट होगा कौन सा काल? गोप्योत्तर काल। और गोप्योत्तर काल में सबसे पहला जो आ रहा है श्रीगुप्त। कौन आ रहा है? श्रीगुप्त। अब सुनते जाना कहानी के रूप में। श्रीगुप्त पहला सामंत बना। कैसा सामंत बन रहा है? श्रीगुप्त जो है कुषाणों का। अच्छा, ये कुषाण खुद ना बन के इसको बनाए, क्या फायदा हो रहा है उसका? क्यों बना रहा है? कह रहा है कि तुम सिर्फ राजा रहो, वहां पर तुम जो भी टैक्स वसूलोगे, अब मतलब राजा बनने का मतलब क्या है? वहां पर कमाई करना, लूट करना, अधिकार करना, अपनी चीजों को हुक्म देना, यही चल रहा होगा। तो श्रीगुप्त कह रहा है तुमको मैं राजा बना रहा हूं और तुम वहां पर टैक्स को वसूलोगे और उस सभी टैक्स को हमको दोगे, उसके बदले में थोड़ा सा तुमको मिलेगा। ये चीजों के लिए श्रीगुप्त बना। श्रीगुप्त देखो क्या कह रहा है, अपने आप को एक महाराजा को उपाधि मतलब ले लिया। किसका उपाधि लिया? श्रीगुप्त जो है महाराजा को उपाधि मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब इसमें सूट कहाँ कर रहा है महाराजा का? तो खुदे राजा बना नहीं और किसका उपाधि ले रहा है? महाराजा का। राजा कौन बना रहा है? अब बना राजा कौन और उपाधि किसका ले रहा है? सही लग रहा है इस पे? हाँ, सही लग रहा है। हैं? किसका उपाधि लिया है जी? उपाधि महाराजा। महाराजा की उपाधि धारण किया, जो कि इस पे सूट नहीं कर रहा था। भाई ये राजा बना खुद से है नहीं और किसका ले रहा है? महाराजा की उपाधि। अच्छा, दूसरा राजा आएगा, इसका बेटा घटोत्कच। क्या नाम आएगा? घटोत्कच। घटोत्कच जो होगा दूसरा शासक, इसका बेटा है। इसका क्या है? ये बेटा है। तो अगला शासक जो बना, अगला जो सामंत बना, कौन बना? घटोत्कच बना। और ये भी क्या कह रहा है? ये भी क्या कह रहा है? हम महाराजा हैं। क्या कह रहा है? मतलब दोनों बनल है कुषाणों के बदौलत पे और अपने आप के किस चीज़ की उपाधि ले रहा है जी?
महाराजा को उपाधि, लेकिन सही नहीं लग रहा है कि नहीं है। तो ये दोनों काबिल नहीं था, योग्य नहीं था, फिर भी गद्दी पे रहा। अगला जो शासक आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, अगला जो गुप्तेतर काल का अगला शासक आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आएगा जी? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम एक योग्य शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम क्या कर रहा है? योग्य शासक था, और इसने अपनी सेना को तैयार किया, मजबूत किया, और यही कारण हुआ कि जब मजबूत कर लिया तो जो वहां पर कुषाण है, कुषाणों से भी ज्यादा ये मजबूत हुआ, जिसके कारण ये कुषाणों के खिलाफ खड़ा हो गया। कह रहा है कि इससे पहले जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे उनके पास कोई योग्यता ही नहीं था, तो आपको टैक्स दे रहा था। हमारे पास बल है, हमारे पास सेना है, हम नहीं देने वाले हैं, आपको जो करना है कर लो। कौन कह रहा है? प्रथम। और उस समय से कुषाण भी कमजोर हो चुका था, यही कारण है कि कुषाण दोबारा इसे लड़ने नहीं आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुषाण लड़ने नहीं आया। इसी कारण से चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या बोलते हैं? गुप्त वंश का क्या वास्तविक संस्थापक। गुप्तेतर काल चल रहा था, चल रहा है। गुप्तेतर का मतलब गुप्त काल धीरे धीरे आ रहा है। तो गुप्त काल का या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कह रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। रीजन क्यों कह रहे हैं? इसे क्या कह रहे हैं? वास्तविक संस्थापक। अरे वो लोग तो ऐसे बन गया था। वास्तविक संस्थापक किसका? गुप्त वंश। किसका? गुप्त वंश का। ये लोग दोनों तो वैसे बनल था, कहीं लड़ा, कहीं लड़ाई लोग कहीं नहीं गया, और ये बाकी को मारा, और मारने के बाद राजा बना, अपने सेना को तैयार किया और कुषाणों के खिलाफ था। कह रहा है मैं टैक्स वैक्स कुछ नहीं देने वाला हूँ, जो करना है कर लीजिए। सीधा कहा है कि मैं कोई टैक्स वैक्स आपको देने वाला नहीं हूँ, जो करना है आप उसको कर लो। सीधा बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ये जो वज्जी है, वज्जी यानी वैशाली, वज्जी यानी वैशाली, ये वज्जी या वैशाली में एक रानी थी जिसका नाम था कुमार देवी। एक रानी है जिसका क्या नाम है? कुमार देवी। कुमार देवी एक रानी है जिसका नाम क्या है? कुमार देवी। क्या नाम है इसका? कुमार देवी। तो जो कुमार देवी है उसी से चंद्रगुप्त प्रथम क्या कर रहा है? विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर से साम्राज्य में किसको मिला रहा है? वज्जी और वैशाली को फिर से मगध में मिला लिया गया। वज्जी और वैशाली को फिर से कहाँ मिलाया? मगध में मिलाया। तो अब क्या मगध का फिर से विस्तार हो रहा है कि कम हो रहा है? और फिर दोबारा विस्तार होगा। और देखो जैसे जैसे गुप्त वंश आएगा वैसे वैसे विस्तार होगा। गुप्त वंश के नीचे जाया जाएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा? आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आज ये क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे देखेंगे। आई होप कि आप सभी की चीज़ को समझ में आया होगा। कल से मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद।